बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम कश्मीर में निज़ाम तालीम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ गौस। इस प्रोग्राम में हम तालीम के हवाले से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे बाद वजूद में आने वाला मुल्क चाइना और दीगर ममालिक तालीम के मैदान में हमसे आगे चले गए, आखिर क्यों। मसाइल के साथ साथ उनके हल की तरफ भी तवज्जो देंगे। आज मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट पायलट मॉडल सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 मीरपुर में, जो आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा इदारा है। हमारे साथ मौजूद हैं अदारे के सदर मौलम मोहम्मद अजायब चौधरी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब आप? बहुत अच्छा जनाब, खैरियत ठीक। अजायब चौधरी साहब, बिला ताख़ीर मैं आपसे तालीम के हवाले से ही बात करने आया हूँ। तो जानना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर तालीमी अदारे बहुत सारे हैं, असातिज़ा की तादाद भी गालिबन 30,000 है, लेकिन लोगों का एतमाद तालीमी अदारों, सरकारी तालीमी अदारों से उठता जा रहा है। इसकी क्या वजूहत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब लतीफ़ गौस साहब, सबसे पहले तो मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ आपका, आपके चैनल का, कि आज़ाद कश्मीर, बेरामूम और मीरपुर में बिलखसूस बेशुमार अदारे हैं और आपने मेरे अदारे का इंतखाब किया और मुझ जैसे नाचीज़ बंदे से आपने ये बात पूछी, तो मैं अपनी वसात के मुताबिक तो कुछ अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले मैं महकमा तालीम के अरबाब इख्तियार से बात शुरू करूँगा जी, कि इस वक्त तालीम के अंदर बेशुमार इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। इसमें NTS है, आजकल बराह रास्त पब्लिक सर्विस कमीशन में ये जो गेस्टेड हैं असामियाँ हैं उनको भर्ती किया जा रहा है। मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है महकमा तालीम में तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जी जी, जब हम ये कह सकेंगे कि महकमा तालीम में सरकारी अदारों का बड़ा किरदार है। जहाँ तक आपने ये सवाल किया है कि सरकारी अदारों से पेरेंट्स का, लोगों का, आवाम का, बच्चों का एतमाद उठ रहा है। इस ज़मन में मेरी ये गुजारिश ये है, हमारे सरकारी अदारों के गिरदनवा एक इंडस्ट्री कायम की हुई है अदारों की। पब्लिक अदारे, प्राइवेट अदारे, होना तो ये चाहिए कि किसी सरकारी अदारे से 1 किलोमीटर दूर कोई एक डिस्टेंस का एक क्राइटेरिया मुकर्रर कर लें कि इस डिस्टेंस के अंदर कोई अदारा कायम नहीं हो सकेगा। शायद ये हमारी इंतज़ामिया की मजबूरी होती है या लोगों के सोर्स ऐसे होते हैं कि हमारी इंतज़ामिया उसको पूछने में आर महसूस करती है जी। मैं अपने ही इस अदारे की मिसाल दूँ। मेरे अदारे के गिरदनवा 20 से 25 अदारे कायम हैं और चंद अदारे तो ऐसे हैं जिनकी शायद रजिस्ट्रेशन भी अभी नहीं है। अच्छा, इधर अकबर रोड पर एक अदारा था, अकबर रोड पर उन्होंने मंजूर किया हुआ है, लेकिन चंद ही दिनों में जब उन्होंने देखा कि अकबर रोड पर हमारा अदारा नहीं चल रहा, मेरे इस अदारे के गेट के बिल्कुल सामने उन्हें अदारा खोल लिया। ये मस्जिद की तरफ से, जहाँ से ये मशरक़ की तरफ से यहाँ हमारी मस्जिद है, मस्जिद के साथ ये नया अदारा भी खुला है। अच्छा, लतीफ़ साहब, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को ये चिट्ठी लिखी कि इस अदारे से पूछा जाए कि इसकी रजिस्ट्रेशन है, अगर है तो यहाँ ये कायम हुआ है इस बिल्डिंग के लिए रजिस्ट्रेशन है। ना ही मुझे महकमे की तरफ से कोई चिट्ठी मौसूल हुई और उन्होंने तो डेरा जमाए रखा इधर कि जनाब हम बस प्राइमरी सतह तक रख रहे हैं, इससे आगे हम नहीं जाएंगे, मेहरबानी करेंगे। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हमारी अगर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाए, ऐसे अदारे जिनका कोई वजूद नहीं है वो ख़त्म हो जाएं, तो फिर भी हमारे सरकारी अदारे जो हैं वो इंशाल्लाह अपने आउटपुट दिखा सकते हैं। ठीक। मेरी मजबूरी ये है कि हमें खाम माल कहीं से नहीं मिलता, जो हमें माल मिलता है। बच्चे जो होते हैं ना, छठी में हमारा, छठी से हमारा दाखिला शुरू है, तो प्राइमरी पास करके बच्चे, ऐसे बच्चे भी मेरे पास आते हैं जिनके पास सिर्फ शायद सर्टिफिकेट होता है। सर, ये बात तो हम करेंगे। एक मैं ये जानना चाहूँगा कि
अक्सर ये कहा जाता है और देखने में भी आता है कि तालीम से मुतल्लिक़ जो लोग हैं ना, उनके अपने बच्चे भी सरकारी तालीमी इदारों में नहीं पढ़ते। बड़ा आपने ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है, ये बात सही है। मैं ज़ाती तौर पर भी इसके ख़िलाफ़ हूँ। सही। लतीफ़ साहब, बात यह है, हम सरकारी इदारों से तनख्वाहें लेते हैं और बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं। सही। मैं अपना बच्चा अब अगर सरकारी इदारे में ना पढ़ा सकूँ तो मुझे कोई हक़ नहीं है कि मैं सरकारी इदारे में नौकरी करूँ, उस इदारे में मैं रह सकूँ। सही। मैं अगर अपने बच्चे को ख़ुद तालीम नहीं दे सकता, या बच्चा मुझसे नहीं ले सकता, या बच्चे का मुझसे इतमाद उठ गया है, तो मुझे इस मैं ये समझता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि या मैं ये समझता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि बच्चा मुझसे तालीम हासिल नहीं करना चाहता, लिहाजा मुझे नौकरी का हक़ हासिल नहीं है, मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए। बिला खौफ ख़तर मुझे अदारे से सर्विस ख़त्म कर देनी चाहिए। मैंने तो अपने बच्चे, इस वक्त मेरा एक बच्चा PhD कर रहा है, इसी अदारे का फारुल तहसील है, इसी पायलट स्कूल का। माशाल्लाह। मेरी एक बच्ची इस वक्त इंशाल्लाह अल्लाह कर्म करेगा, शायद कोई एंट्री टेस्ट में कोई नंबर अच्छे आ जाएँ, वो भी गर्ल्स हाई स्कूल F1 में दे रहे तालीम। चलें, अल्लाह करे आपकी तरह सारे अहबाब जो हैं, कम अज़ कम मुतल्लिक़ा अहबाब अपने बच्चों को तालीमी इदारों में तो मैं कोशिश तो करता रहता हूँ, तो उनको अंदाज़ा भी होगा और तालीम के मयार का भी पता चलेगा और उनकी खामियों को भी डिस्कस किया जाएगा और उनकी बेहतरी के लिए तभी तो कोई मज़ीद स्टेप्स भी उठाए जा सकेंगे। ऐसे मैं ये कोशिश करता रहता हूँ, अपने अहबाब से भी ये बात करता रहता हूँ कि भाई अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, बड़ी हमारी तनख्वाहें हैं, सारा कुछ इस तरह है, हमने जो खोया हुआ एतमाद है उसको बहाल करना है। सही। जो लोग हम पे एतमाद नहीं कर रहे वो हम पे एतमाद करें, हम इतनी आउटपुट उनको दें, क्योंकि हमारे पास जो खाम माल आता है ना वो शायद इस काबिल नहीं होता, लेकिन हमने उसी से ही फिर आगे कारामद माल निकालना होता है। अच्छा सर, एक और डायमेंशन है, आपने मुख्तलिफ ममालिक यूरोप का भी आपने विज़िट किया होगा और ज़ाहिर है आप गए होंगे कई दफ़ा वहाँ पर। आपने देखा होगा कि हम एक शिकायत करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर अगर लोग पढ़ लिख भी जाएं तो फिर भी उनका रवैया वो नहीं होता जो एजुकेटेड लोगों का फ़ॉरेन में होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि क्या आप इस सोच रहे हैं कि हमारी तालीम तो अगर है भी तो उसमें किसी कदर तरबियत की कमी रह जाती है कि बच्चे की शख्सियत मुकम्मल नहीं हो पाती? ये बात सही है जी कि ये जो हमारे पब्लिक अदारे हैं उसमें तालीम तो दी जाती है लेकिन तरबियत नहीं है। मसलन बच्चा अपने पेरेंट्स से गुफ्तगू करता है तो इतनी मनमानी से करता है, इतना प्राउड लहजे में करता है कि वो समझता है मैं बड़ा शान कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझ पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो ये इनका फ़र्ज़ बनता था। जबकि सरकारी इदारों में, नहीं अपने इस इदारे की मिसाल दूँ कि जहाँ बच्चे को तालीम देते हैं वहाँ उसमें हम उसको तरबियत भी उसकी करते हैं कि उसकी शख्सियत का निखार हो जाए। सही। उसकी शख्सियत बनाते हैं। मसलन सुबह हमारे इदारे में जब असेंबली होती है, असेंबली में बच्चा आके तिलावत करता है, तराना पेश करता है, नात पढ़ता है, तकरीर का मुकाबला होता है। तकरीर में हमारे स्कूल मुख्तलिफ हाउसेज में तकसीम है, उसके दरमियान में हमारा कंपटीशन होता है जी। जब बच्चा स्टेज पर आता है उसमें खुद इत्मादी आती है। ठीक। फिर खेल के मैदान में जब हम बच्चे को खेल के मैदान में डालते हैं उसमें भी उसको खुद इत्मादी आती है, बल्कि उसकी मैं समझा करैक्टर उसका बिल्ट होता है, शख्सियत का निखार होता है। तो जब बच्चा इस किस्म के अदारों से बाहर निकल के जाता है तो वो बच्चा उस अदारे पर फ़ख्र करता है। जब प्रैक्टिकली लाइफ में जाता है, अच्छे उनको पौधे मिलते हैं, अच्छा उनके सूटेबल उनकी जगह उनको मिलती है, तो फिर वहाँ जाके अदारे का जब जिक्र करते हैं तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद होता है कि बच्चा इस वक्त जर्नल बना हुआ है और कह रहा है कि मैंने जो तरबियत हासिल की थी, तालीम नहीं कहेगा, जो मैंने तरबियत हासिल की थी वो गवर्नमेंट पायलट स्कूल नंबर 1 से। आपने देखा होगा सर कि मुझे भी यूरोप जाने का मौका मिला कि वहाँ पे कोई शख्स भी कुछ चीज़ खाने के बाद उसका छिलका या अगर टॉफ़ी भी इस्तेमाल करता तो रैपर नीचे नहीं फेंकता, जबकि हमारे यहाँ तो बड़े बड़े मोअज़्ज़ज़ शख्स मैं देखता हूँ कि रास्ते में चल रहे होते हैं और बजाय कुछ उठाने के वो माशरे के पोल्यूशन में खुद अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो इसकी बुनियादी वजह तो मैं समझता हूँ बच्चों की तरबियत ही है। बात यह है जी लतीफ़ साहब, इसमें भी हमारा तरबियत की कमी होती है। मसलन मैं फिर आपने इदारे की मिसाल देता हूँ कि यहाँ अगर कहीं कोई पेपर पड़ा हुआ होता है, मेरा उस्ताद हो या मैं हूँ,
रास्ते में जा रहे हैं खुद उठा लेते हैं। बच्चे जब देखते हैं तो सबक हासिल करते होंगे कि हमारे उस्ताद ने यहाँ से ये एक टाफ़ी था उसका वो कवर पड़ा हुआ है, मेरे उस्ताद ने उठा लिया, उठा के बिन में डाल दिया। अब बच्चे उससे सबक लेते हैं। बेशक यही तरबियत का असर होता है। तो जब बच्चों की तरबियत की जाए तो इंशाअल्लाह ऐसी बात नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है कि हम ये फ़ख्र से ये बात हम कहेंगे कि हमने बच्चों को सिर्फ तालीम नहीं दी, हम बच्चों की तरबियत में कर रहे हैं। और प्रैक्टिकली लाइफ में जब जाएंगे शख्सियत बन के वो नखार उसका होता है। तो आपने एक सवाल किया था, मैं शायद वो भूल गया हूँ। आपने कहा था कि चाइना हमारे मुल्क से 2 साल बाद आज़ाद हुआ। मैं छोटी सी गुजारिश करता हूँ जी लतीफ़ साहब कि चाइना के अंदर कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई वो अपने आप को इतना फ़ख्र महसूस नहीं करता मैं बड़ा अफसर हूँ। वो इतनी दिल जमी से, इतनी दिल लगी से, इतनी मेहनत करके वो उन्होंने अपने मुल्क को बनाया है। छोटी सी मिसाल मैं आपको दूँ, हमारे यहाँ बच्चा जब मैट्रिक पास कर जाता है तो वो कहता है कि मैंने बड़ा इम्तहान पास किया है, सर्टिफिकेट हाथ में लिया, कहीं किसी कलर के जा पे जाता है, कहीं जहाँ कहीं भी उसको सोर्स मिलता है चला जाता है। लेकिन चाइना में ये बात नहीं है। चाइना में ये है कि मैट्रिक पास कर ली, प्रैक्टिकली जब तक वो नई चीज़ बना के वो पेश नहीं करेगा, ये पेंसिल है चाइना की है, कवर है इनका ये चाइना का है, हम बड़े फ़ख्र से ये पहनते हैं। बात ये नहीं है, फ़ख्र इसमें होना चाहिए कि मैं ये कहूँ कि ये पाकिस्तान की पेंसिल है, सही, पाकिस्तान की ऐनक है, मेरे बच्चे ने बनाई है, मेरे स्टूडेंट ने बनाई है, फिर तो हमें फ़ख्र होता है। सही। लेकिन हम ये कह देते हैं चाइना से आया माल बड़ा सस्ता है, हमने ले लिया है। लेकिन चाइना वाले मैट्रिक की सनत उस वक्त बच्चे को देते हैं जब वो एक नई चीज़ तख्लीक करता है। सही, नई चीज़ है वो क्रिएट करेगा, मार्केट में लाएगा, अप्रूव होगी, फिर उसको मैट्रिक की सनत मिलेगी। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक की सतह पर बच्चा क्रिएटिव माइंडेड होता है, वो कोई ना कोई नई चीज़ बना ही लेता है। जबकि हमें ज़्यादातर ये लगता है कि हमारे स्कूल लेवल तक जो हमारा निज़ाम तालीम या जो एग्ज़ामिनेशन का हमारा निज़ाम है उसमें शायद क्रिएटिविटी बहुत कम होती है जी। और शायद ये भी एक वजह है कि लोग तालीमी अदार प्राइवेट तालीमी अदारों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, चूँकि जो बड़े तालीमी अदारा जाते हैं उनमें कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया जाता है और निज़ाम तालीम में जो उनका एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है वो भी कॉन्सेप्चुअली होता है। और हमारे यहाँ वो रट्टे को ज़्यादा अप्रूव किया जाता है और नंबर ज़्यादा मिलने से बच्चे खुश हो जाते हैं और अगर कहीं नंबर कम हो जाए तो वो मायूस हो जाते हैं। साहब एक वक्त था कि हमारा इम्तहान जो था वो सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे जी जी, और फिर ये नहीं था कि 9th का अलग होगा 10th का अलग होगा, पूरे सिलेबस को एक ही बार हमने पढ़ना होता था, एक ही बार हमने पर्चा देना होता था। लेकिन आज जो है ये नंबर की गेम है। मेरे इस अदारे का बच्चा 1100 में से 1029 नंबर लिए उसने। अच्छा, माशाल्लाह। टॉप 20 में उसकी पोजीशन नहीं है। 1100 में से 1029 नंबर, थोड़े नंबर नहीं है, ये सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। लेकिन शायद टॉप 20 में इसलिए नहीं है कि नंबर गेम है। 1045 तक टॉप 20 का बच्चा आया है जी। 1100 में से 1029 नंबर थोड़े नहीं हैं, लेकिन ये सारे मैथमेटिकल नंबर है। हमारे दौर में ये होता था 900 नंबर होता था, जो 700 705 710 715 नंबर लेता था तो वो बोर्ड में पोजीशन लेता था। मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूं कि मैंने 77 में यहाँ से इसी इदारे से मैट्रिक पास की है। मेरा क्लास फेलो था डॉक्टर अमजद, उसने 728 नंबर लिए थे जगालबन। ये 77 किया है, 728 नंबर। और बोर्ड की पोजीशन थी 900 में से 728। आज 1100 में से 1029 नंबर है, पोजीशन नहीं है। नाजरीन, जनाब अजायब चौधरी से बातें जारी रहेंगी। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है।
जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी